Am I audible to all of you? ओके, गुड आफ्टरनून। आप लोगों को कोई क्वेरी या डाउट होगा या स्क्रीन दिखने में प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज करना, क्योंकि मैं सिर्फ माइक लगाया हूँ, ईयरफोन नहीं है। आपका मैसेज आएगा तो मैं खुद आपसे पूछ लूँगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज़ न्यू टॉपिक, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, ये वर्ड से ही आप लोगों को डिटरमाइन हो गया है और यू हैव अ सिंपल गेसिंग दैट पैकेजिंग मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग। और हमारे पास फार्मेसी में प्रोडक्ट क्या है? हमारी ड्रग्स है, हमारी दवाइयाँ, मेडिसिन्स है। तो उन दवाइयों मेडिसिन्स को डिपेंडिंग अपॉन द डोजेज फॉर्म अलग अलग पैक साइजेज में, अलग अलग कंटेनर्स में हम पैक करते हैं बिकॉज ऑफ द डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट और नेचर ऑफ आर ड्रग इन विच वी आर पैकेजिंग। तो हमारे पास पेरेंट्रल ड्रग्स हैं, सेमी सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग्स हैं जिनको हम अलग अलग टाइप के पैकेजिंग मटेरियल्स में फील करते हैं। अब ये अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट को एक ही कंटेनर में नहीं रख सकते, टैबलेट को इंजेक्शन के एम्प्यूल्स में नहीं डाल सकते, या एम्प्यूल्स के सॉल्वेंट को हम टैबलेट जैसी ब्लिस्टर पैकिंग में नहीं रख सकते। तो डिपेंडिंग अपॉन द डोजेज फॉर्म हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमको पैकेजिंग की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारी दवा बनती है, दवाइयाँ बनती है, तो उसको किस तरह के पैकेजिंग में रखने से उसे उसकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन करके रखा जा सकता है, यानी उसकी स्टोरेज प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखा जा सकता है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन। पैकेजिंग कैन बी डिफाइंड एज द इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन, प्रोटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, information, containment, convenience, compliance, integrity and stability of a product for a product during storage, transportation, display and until it is consumed throughout its shelf life। हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बचाने के लिए, उसे दिखाने के लिए एक अच्छे फॉर्म में, उसे पहचानने के लिए जिसमें सारी जानकारी दी हो, उसकी शिपिंग के लिए आसान बनाने के लिए, उसको पेशेंट के लिए आसान तरीके से उपयोग करके बनाने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी, वास्तविकता को बनाकर रखने, पहचान को बनाकर रखने के लिए और उसकी स्टेबिलिटी को, स्टोरेज प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए हमें पैकेजिंग की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाता है और स्टेबल होता है। Definition: packaging is the science of art, technology of enclosing or protecting products for distribution, storage, sale and use। पैकेजिंग किसी भी दवा, प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट को एट्रैक्टिव दिखने, उसको प्रोटेक्ट करने, उसे बेचने, खरीदने और उसके उपयोग के लिए की जाने वाली एक टेक्निक है। पैकेजिंग ऑल्सो रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन, इवेल्युएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पैकेजेस। पैकेजिंग के अंदर ही किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसके पैकेज को, उसकी टेस्टिंग देखना कि वो आपका कंटेनर लीक तो नहीं है, उस आप कंटेनर से सनलाइट एंटर थोड़ी कर जा रही है, वो कंटेनर में कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं है। इन सब की टेस्टिंग भी, उनको इवेल्युएट करना भी हमारे पैकेजिंग के टॉपिक के अंदर आता है, जिसमें हम पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर पढ़ते हैं। आइडियल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, हमको किन किन आदर्श रिक्वायरमेंट, आदर्श इन द सेंस यानी जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जिसको हम कह सकते हैं जो आइडियल पॉइंट्स हैं। दे मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशंस, अगर बाहर मॉइस्चर है, बरसात हो रही है या फिर कोई एक्सेसिव हीट है, इन सारे एनवायरनमेंट से हमारे ड्रग को बचा के रखने का काम पैकेजिंग का होता है। दे मस्ट नॉट बी रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट उसमें फील कर रहे हैं उनके साथ वो कंटेनर कोई भी रिएक्शन नहीं कॉज करना चाहिए। दे मस्ट नॉट इम्पार्ट टू द प्रोडक्ट टेस्ट्स एंड ओडर, वो हमारे प्रोडक्ट के स्वाद को, उसकी सुगंध को डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक, किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी कॉज ना करे। FDA अप्रूव्ड फूड एंड ड्रग एप्लीकेशन, ये पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में किसी भी फूड ग्रेड प्रोडक्ट को मान्यता देने का काम करती है। तो जो कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं वो FDA से अप्रूव्ड होना चाहिए। दे मस्ट मीट एप्लीकेबल टेम्पर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट, टेम्पर रेजिस्टेंस का मतलब गिरने पर या धक्का लगने पर वो रेजिस्ट हो, टूटे ना, ब्रेक ना हो। दे मस्ट नॉट कॉज ऑफ प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, वो हमारे प्रोडक्ट को डिग्रेड ना करे वो कंटेनर या पैकेज। दे मस्ट बी अडेप्टेबल टू कॉमनली एम्प्लॉयड हाई स्पीड पैकेजिंग इक्वायरमेंट, हाई स्पीड पैकेजिंग इक्विपमेंट यानी अगर हम उसको प्लेन से या फिर बहुत जल्दी किसी रशिंग एरिया से भेज रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा जो पैक साइजेज है वो
वो लीक नहीं होना चाहिए। दिस आर द आइडियल प्रॉपर्टीज फॉर पैकेजिंग मटेरियल। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग के कार्य आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को पहचानने के लिए अगर उसके ऊपर लेबल लगा होगा, रैपर लगा होगा जिसमें जानकारी होगी तो उसको पहचानना आसान होता है, जो पैकेजिंग के साथ होता है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, इट कैन बी प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज एंड लीकेज। अगर पैकेजिंग होगी तो हम हमारे प्रोडक्ट को गिरने, टूटने और फैलने से बचा सकते हैं, स्पॉइल होने से, ख़राब होने से बचा सकते हैं। फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, पैकेजिंग शुड बी कन्वीनियंस टू ओपन हैंडल एंड यूज़ फॉर कंज्यूमर। अगर पैकेजिंग को हम आसान बनाएं, जैसे सिफ्टर टॉप बॉटल आती है, ऊपर से ढक्कन खोलो और टैबलेट यूज़ कर लो, या फिर और दूसरे टाइप की प्रेस एंड रिमूव टाइप के भी फंक्शंस आते हैं, तो जितना पैकेजिंग में हम दिमाग लगाएंगे वो उतना आसान हो जाएगा, हमारे कस्टमर को उस पर वर्क करना काफ़ी आसान होगा, यूज़ करना काफ़ी आसान होगा। प्रोडक्ट प्रमोशन, पैकेजिंग इज ऑल्सो यूज फॉर प्रमोटिंग, अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ पीपल वाइल परचेजिंग। अगर हमारी पैकेजिंग काफ़ी अट्रैक्टिव होगी तो जो न्यू कस्टमर्स हैं और जो कस्टमर्स उसे लेने आते हैं वो अट्रैक्ट होंगे उसकी पैकेजिंग के लिए, जिससे प्रोडक्ट का सेल भी बढ़ेगा। मार्केटिंग के लिए, टू इंकरेज पोटेंशियल बायर्स टू परचेज द प्रोडक्ट, मार्केटिंग के समय अगर हमारा प्रोडक्ट काफ़ी यूनिक दिखेगा तो हमारे बायर्स जो होंगे, जो खरीदने वाले खरीदार होंगे, उनको लेने में काफ़ी आसानी होगी अट्रैक्टिवनेस की वजह से। तो ये पैकेजिंग के एडवांटेजेस हैं, फंक्शन है। कन्वीनियंस, आसानी होगी, किस किस को आसानी होगी? डिस्ट्रीब्यूशन में, जो माल दे रहे हैं, जो माल खरीद रहे हैं, जो माल स्टोर कर रहे हैं, डिस्प्ले में रख रहे हैं, बेच रहे हैं, ओपन करते समय, पेशेंट को क्लोज करते समय, डिस्पेंस करते समय, फार्मासिस्ट को रीयूज़, वापस दोबारा यूज़ करना है, और रिसाइकलिंग एंड ईज़ ऑफ डिस्पोजल, वापस उसे डिस्पोज किया जा सके, जो बायोडिग्रेडेबल हो, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करे। तो ये सारे कन्वीनियंट है जिसकी वजह से प्रोडक्ट को पैक साइजेज में फील किया जाता है। बैरियर प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीजन, वाटर वेपर, डस्ट इज ऑफन रिक्वायर्ड, किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस को, जो वाटर वेपर हो, ऑक्सीजन हो, डस्ट, उससे हमारे प्रोडक्ट को बचाने के लिए हम पैकेजिंग करते हैं। सिक्योरिटी, it can be used for improving the tamper resistance to deter the tampering and also can have tamper evident features to help indicate tampering। हमारे प्रोडक्ट को टूटने फूटने से बचाने के लिए किसी भी प्रकार के टेम्पर प्रूफ जो उसको बनाया जाता है, धक्का लगने से ख़राब ना हो शिपिंग के टाइम पे, उन सब चीज़ की सावधानी बरतने के लिए हमारे प्रोडक्ट में पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। सिलेक्शन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल ऑन द फैसिलिटीज़ अवेलेबल, सिलेक्शन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल, किस टाइप के मटेरियल को हम पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर्स रिक्वायर स्पेशल फिलिंग इक्विपमेंट। प्रेशराइज्ड डिस्पेंसर का मतलब जिनको हम थंब से प्रेशर लगाते हैं, जैसे डीओ की, परफ्यूम की बॉटल आती है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट में फैसिलिटीज़, प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना किस टाइप के प्रोडक्ट को हम एरोजॉल कंटेनर में फिल कर सकते हैं, ये चूज़ करना बहुत आवश्यक ज़रूरी होता है। ऑन द अल्टीमेट यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट मस्ट बी यूज्ड बाय स्किल्ड पर्सन इन हॉस्पिटल और मे नीड टू बी सुटेबल फॉर यूज़ इन होम बाय अ पेशेंट। किस टाइप के पेशेंट पर्सन के यूज़ के लिए आप पैकेजिंग बना रहे हैं, हॉस्पिटल में कोई प्रोफेशनल यूज़ करेगा या घर में कोई लेमैन पर्सन या साधारण व्यक्ति यूज़ करेगा, उसके अकॉर्डिंग भी पैकेजिंग मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है। फिजिकल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट का नेचर या फिजिकल रूप में दिखने वाला कैसा है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, इस तरीके से प्रोडक्ट की जानकारी के बाद हम पैकेजिंग मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं। ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल ओरल, पैरेंट्रल एंड एटर्नल, किस तरह के रूट से आप अपनी ड्रग को देने वाले हैं, उसमें भी पैकेजिंग मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है, जैसे पैरेंट्रल्स है, ओरल है, बॉटल में पैक करना है, ब्लिस्टर पैकिंग में रखना है, एक्सेट्रा। स्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, हमारे प्रोडक्ट मटेरियल की स्टेबिलिटी कैसी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ट्रेस मटेरियल, टेम्परेचर को वो सहन कर सकता है, नहीं कर सकता है, या इस टाइप के प्रोडक्ट्स में वो डिग्रेड हो जाता है, इसको भी ध्यान में रख के प्रोडक्ट के पैकेजिंग को सेलेक्ट किया जाता है। कंटेंट्स, द प्रोडक्ट में रिएक्ट विद द पैकेज such as release of alkali from glass or corrosion of metals, in turn product is affected। अगर इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो ग्लास में रखने पर एल्केली से रिएक्ट कर रहे हैं या कोरोजन होने के चांसेस है मेटलिक प्रोडक्ट में, तो ऐसे को फैक्टर को भी ध्यान में रख के पैकेजिंग मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है। एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर ज़्यादा महंगा पड़ रहा है हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट, तो
ग्लास की जगह हम प्लास्टिक प्रीफर कर सकते हैं या उससे कोई और कार्टन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी कॉस्टिंग कम हो सके। हज़ार्ड्स एनकाउंटर्ड बाय पैकेजिंग के समय कौन कौन से हैज़ार्ड हो सकते हैं जिनकी सावधानी हमें रखनी होती है। द पैकेजिंग कैन बी डिवाइडेड हैज़ार्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, मैकेनिकल, क्लाइमेटिक, एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। ये 3 तरीके के हैज़ार्ड हो सकते हैं, हाथ धक्के लगने से मैकेनिकल, वातावरण से होने वाला हैज़ार्ड एनवायरमेंटल, और बायोलॉजिकल किसी प्रकार की उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस कॉज ना करें, इन सब चीज़ की सावधानी हैज़ार्ड्स के अंदर आती है। जैसे मैकेनिकल के अंदर शॉकिंग और इम्पैक्ट डैमेज, गिरने से, कॉम्प्रेशन दबाने से, वाइब्रेशन कंपन से, इलेक्ट्रिसिटी से और एब्रेशन घर्षण से। ये तरीके से अगर किसी भी प्रकार से हमारा प्रोडक्ट जो है उसको डिटेरियोरेशन होता है तो वो मैकेनिकल हैज़ार्ड्स के अंदर आते हैं। क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स, मॉइस्चर, टेम्परेचर, प्रेशर, गैस, लाइट, साउंड, एयरबॉर्न कंटामिनेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से अगर कोई चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है तो वो भी हमारे प्रोडक्ट को डिग्रेड कर सकती है। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स में माइक्रोबायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स और केमिकल हैज़ार्ड्स, ये दो तरीके के हैज़ार्ड हैं, माइक्रोबियल अटैक को बचाने के लिए और केमिकल से होने वाले हैज़ार्ड को बचाने के लिए बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स की सावधानी हमें रखनी होती है जो पैकेजिंग मटेरियल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अब है प्राइमरी पैकेजिंग। अभी तक हमने देखा कि पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किस तरह से हम पैकेजिंग का मटेरियल सेलेक्ट करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों से हमें पैकेजिंग मटेरियल को बनाना है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। अब है प्राइमरी पैकेजिंग। इट इज़ द मटेरियल दैट फर्स्ट एनवलप्स द प्रोडक्ट एंड होल्ड इट। जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट को होल्ड करके रखती है एंड देन फिर उसको एनवलप के फॉर्म में हम रैप करते हैं। This usually is the smallest unit of distribution or use and is the package which is in direct contact with the content। ये जो पैकेजिंग मटेरियल है ये सबसे पहले डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट के कांटेक्ट में होता है, इसलिए इसका सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। इनकी इसमें सावधानी सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल जैसे कि एम्प्यूल्स, वायल्स, कंटेनर्स, डोजिंग ड्रॉपर, क्लोजर, सिरिंज, स्ट्रिप पैकेज, ब्लिस्टर पैकेजिंग, ये सारे अलग अलग तरीक़ों में यूज़ होने वाले हमारे प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स हैं जो सीधा हमारे प्रोडक्ट के कांटेक्ट में रहते हैं जिसमें हमने अपनी दवा को रखा है। दूसरा सेकेंडरी पैकेजिंग आती है। इट इज़ द पैकेजिंग दैट लाइज आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग। इट इज़ परहैप्स यूज टू ग्रुप प्राइमरी पैकेजेस टुगेदर। एग्जाम्पल पेपर, बोर्ड, कार्टन, कोरुगेटेड फाइबर्स, बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स। एक दवा को, जैसे एक ब्लिस्टर पैकिंग है जिसमें 10 टैबलेट रखी हुई है, ऐसे 10 पत्ते हैं, 10 पत्तों को अगर एक कार्टन में रखा जाता है तो उसको हम सेकेंडरी पैकेजिंग बोलेंगे और ब्लिस्टर पैकिंग को हम प्राइमरी पैकेजिंग बोलेंगे। तो ये पहला और दूसरा दो तरीके की पैकेजिंग होती है। देन टर्शरी पैकेजिंग में क्या होती है, जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, बल्क हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज पैलेटाइज्ड यूनिट लोड दैट पैक्स टाइटली इनटू द कंटेनर। कोई डाउट है क्या? मैंने कहा था ना कि मुझे मैसेज कर लेना, सुना ही नहीं आता, मैं माइक नहीं, ईयरफोन नहीं लगाया हूँ। चलो बताओ क्या डाउट है। हम्म आपका क्वेश्चन ये है क्या कि हम कॉस्टिंग को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कि उसकी टेस्टिंग करेंगे कि पैकेजिंग सही है या नहीं? क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ। हम्म रिजनेबल कॉस्ट पे, इकोनॉमिकल कॉस्ट पे कैसे ला सकते हैं? देखिए, जो पैकेजिंग है वो मस्ट है। अगर वो कंपनी बनाने वाली दवा को नॉर्मल झिल्ली में बांध के अगर बेचेगी तो उसकी बनाई हुई 100 रुपए की दवा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर उसमें पानी चले गया, अगर उसमें किसी ने पकड़ते समय ब्रेक कर दिया, देखने में अच्छी नहीं दिखेगी, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी जिससे कि कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा।
जैसे हम किसी भी स्टोर में ख़रीदने जाते हैं सामान, जो सबसे सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, हम उसको ही लेते हैं चाहे उसका प्राइस ज़्यादा हो, क्योंकि अपने को जो उस पर एक ट्रस्ट भी होता है कि इसने इस पर काम किया है, ऐसे ही कुछ भी उठा के नहीं दे दिया है, प्रॉपर पैकेजिंग है, प्रॉपर लेबलिंग है, क्या उसमें है उसने लिख कर रखा है। तो प्रिंटिंग भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस एक ब्लिस्टर पैकिंग में या बॉटल में उसने फील कर दिया और दे दिया, उसमें लेबलिंग लिखे रहेगी, क्या कंटेंट है, कितने ग्राम है, कब एक्सपायर होगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सारी चीज़ जो लिखना है। ये चीज़ों को आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। ये भले ही कर सकते हैं कि ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसकी कॉस्टिंग कम हो, तो इसके लिए ऑलरेडी कंपनी अपना दिमाग लगाती है। यानी ऐसा नहीं कि उसने उसको सिर्फ प्रोडक्ट महंगे में बेचना है इसलिए कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्टन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक उसमें भर के फील करके बेच रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और पैकेजिंग की कॉस्ट को जितना कम किया जा सकता है, उसके साथ में ही एक चीज़ हमेशा ध्यान रखी जाती है, जो कंटेनर पैकेज लेबल FDA अप्रूव करती है, यानी फूड एंड ड्रग एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव करेगी, उसको ही आप पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं। अपने घर में पड़े किसी झिल्ली को या अपने हाथ से किसी भी प्रोडक्ट को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कॉस्टिंग है उसकी अगर अपन बात करें तो इस कॉस्टिंग को कम करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये नामुमकिन है। जैसे दवा खाना ज़रूरी है तो उसको पैकेजिंग मटेरियल में फील करना ज़रूरी है। डायरेक्ट आप कंपनी में जाके लाइन लगा के बाहर खड़े होकर दवा नहीं खरीद सकते। अगर हरियाणा या बद्दी में कोई, हिमाचल प्रदेश में दवा बन रही है तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भिलाई पहुँचते पहुँचते उसको कई लोगों के हाथ से डील करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेल शॉप, कंपाउंडर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, फिर वो आपके हाथ में आती है। सो ये लॉन्ग चेन है, इसको कम करना पॉसिबल नहीं है। यही क्वेश्चन था, यही डाउट था आपका? तो ये कंप्लीटली एक प्रोसेस है, इसकी कॉस्टिंग को कम, जैसे अपन जैसे स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि पॉलीथीन कम करना चाहिए या वेस्टेज को कैसे हम यूज़ कर सकें। तो ये जो चीज़ है इंडस्ट्री में, जो दवा बन रही है, जो पैकेजिंग फील कर रहे हैं, ये मैंडेटरी है। जैसे अपन सम ऑफ द टाइम कहना चाहिए झिल्ली को अवॉइड करने के लिए काऊ डंग यूज़ करते हैं, गोबर से बने हुए कंटेनर यूज़ करते हैं, या कहीं पर गंदगी को साफ़ करने के लिए हमने उसकी टाइल्स बना दी या सड़क पे बिछा दिया। तो ये जो फूड वाली प्रोडक्ट है और जो ड्रग्स वाली प्रोडक्ट है, इसमें कहीं पर भी आप वेस्टिंग को बचाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं कर सकते। अगर घर में कहीं पेंटिंग करना है, सड़क को बचाना है, या ऐसी चीज़ जो आपके बॉडी के अंदर नहीं जा रही है, वहाँ आप रिस्क ले सकते हैं वेस्टेज को यूज़ करके। यहाँ आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। दैट्स वाई इस कॉस्टिंग को कम करना पॉसिबल नहीं है। और जो इकोनॉमिक हो सकता है वो कंपनी ट्राई करती है जिससे कम से कम पैकेजिंग मटेरियल में आपको फील करके दे, ताकि उनका प्रोडक्ट भी ख़राब ना हो और आपको सामान भी सही मिले। ठीक है। फसाई से क्वालिफाइड होना चाहिए कि नहीं, ये किसी का क्वेश्चन है। फसाई से हमारी उन ड्रग्स को लाइसेंस लेना ज़रूरी है जो विटामिन की है, च्यूएबल टैबलेट्स है, कहना चाहिए लोजेंज वगैरह की टैबलेट है जिसको खाया जाता है। लेकिन जो प्रॉपर मेडिसिन है, जो कहना चाहिए इंजेक्शंस होती हैं, टैबलेट्स जिसको हम किसी न किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी या डिसऑर्डर के लिए ले रहे हैं, उसके लिए फसाई की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए अपने लाइसेंस की ज़रूरत होती है। मीन्स ये डिप्लोमा डिग्री से जो लाइसेंस बनता है ना अपना, उस लाइसेंस की ज़रूरत होती है। फूड ग्रेड जो प्रोडक्ट में आते हैं, हमारी दवाइयाँ फूड ग्रेड में नहीं आती बट इंजेस्टेबल कैटेगरी में आती है, तो फसाई लाइसेंस जो होती है वो फूड वाले प्रोडक्ट में ज़रूरत होती है। अपने ड्रग्स के लिए ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत होती है बेचने के लिए। और कोई डाउट? ठीक है, अपन टर्शरी पैकेजिंग में चलते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर बल्क हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, शिपिंग। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज़ पैलेटाइज्ड यूनिट लोड दैट पैक्स टाइटली इनटू द कंटेनर। ये थर्ड टाइप की पैकेजिंग है। सबसे पहले हमारे ब्लिस्टर पैक में अगर 10 टैबलेट ऐसी रखी हुई है, उन 10 टैबलेट के
10 पत्तों को एक एक करके अगर हम कार्टन में, इतने चौड़े कार्टन में अगर हम रखते हैं, अब इस कार्टन को बड़े से कार्टून में अगर रखेंगे तो वो टर्शरी पैकेजिंग हमारी होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल है जिससे हम अपने सामान को प्रोटेक्ट करते हैं। ग्लास की बनी हुई बॉटल्स आप लोगों ने देखी होगी, मेटल के बहुत सारे कंटेनर आते हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को रखते हैं, जैसे फॉइल आती है, जैसे इंजेक्शन को वायल में डालकर सक किया जाता है तो वो उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगी होती है, वो मेटल की कैटेगरी में आएगी। रबर, वायल में ही रबर लगा होता है जिससे इंजेक्शन को उसमें डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, वो रबर भी एक पैकेजिंग मटेरियल है। प्लास्टिक की बोतल आप लोगों ने देखी होगी, सिरप विरप की, ऑइंटमेंट की, क्रीम की। फाइब्रियस मटेरियल्स जैसे कि वूल, कॉटन कहा जाइए, पेपर कहना चाहिए, ये सब फाइब्रस मटेरियल्स में आते हैं। फिल्म, फॉइल्स एंड लेमिनेट्स, जैसे ब्लिस्टर पैकिंग, ये सब चीज़ की पैकेजिंग के लिए फॉइल्स, लेमिनेट्स आते हैं। सो पैकेजिंग मटेरियल में ग्लास, प्लास्टिक, रबर और मेटल कंटेनर, ये 4 मेजर कंटेनर्स हैं जिनको पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लास की कैटेगरी में इट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड एज अ ड्रग पैकेजिंग मटेरियल दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन एंड कलेट। ये इस टाइप के पैकेजिंग मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो किसके बने होते हैं, सैंड, सोडा ऐश के, लाइमस्टोन और कलेट, इन सब को मिक्स करके बनाया जाता है। ये 12th बायोलॉजी में भी था, ये पैकेजिंग ग्लास वास अगर हम कैसे बनाते हैं ये टेक्निक। सो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बेरियम आर द जनरली यूज्ड प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाकर मिलाकर अलग अलग प्रकार के ग्लास बनाए जाते हैं। एडवांटेज क्या हैं ग्लास मटेरियल्स के, हाइजीनिक होते हैं एंड सुटेबल फॉर स्टरलाइजेशन, आसानी से इनको स्टरलाइज किया जा सकता है ऑटोक्लेविंग के थ्रू या किसी भी रेस के थ्रू। रिलेटिवली नॉन रिएक्टिव, अपने प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन कॉज नहीं करते। वेराइटीज़ ऑफ क्लोजर्स इनके आते हैं, सिफ्टर टॉप, क्लोज़र, रबर स्टॉपर, अलग अलग तरीके के। हाई स्पीड पैकेजिंग लाइंस होती है, आसानी से एक तरीके से यानी प्रेशर झेल सकते हैं ये। ट्रांसपेरेंट होते हैं, प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा होता है और ईजिली लेबल्ड होते हैं, इनके ऊपर स्टिकर लगाने से काफ़ी अच्छे से वो चिपक जाते हैं। बहुत सारे शेप और साइज़ में अवेलेबल हैं ग्लास के वायल्स, ये बहुत सारे टेम्परेचर और प्रेशर को भी झेल सकते हैं जब इनको स्टरलाइज किया जाता है। इकोनॉमिकल होते हैं, सस्ते आते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ये न्यूट्रल हो जाते, न्यूट्रल कहने का मतलब जब इसको में अल्केली वगैरह से धोया जाता है, वॉश किया जाता है तो जो प्रोडक्ट है उससे स्मेल और वो कलर रिमूव हो जाता है। सील किया जा सकता है हर्मेटिकली फॉर रिमूविंग, यानी फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत सील टाइट भी इनको किया जा सकता है। डिटोरिएट नहीं होते ये, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग। इम्परमिएबल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गैसेज, वातावरण में पाए जाने वाले गैस और मॉइस्चर से ये इम्परमिएबल होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है हमारे ग्लास कंटेनर का, ये भारी होते हैं, वजन की वजह से इनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। फ्रेजाइल होते हैं, गिरने पर टूट जाते हैं। एल्केली रिलीज करते हैं अगर कोई एक्वस प्रिपरेशन उसमें मिला हुआ हो। फोटो सेंसिटिव होते हैं, इसलिए एम्बर्ड कलर ग्लास बनाए जाते हैं जो सनलाइट को रोकते हैं। केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं ग्लास कंटेनर्स के अंदर। टाइप्स ऑफ ग्लास, कितने तरीके के ग्लास होते हैं, टाइप 1 2 3, देन टाइप NP दैट इज जनरल पर्पस, कलर्ड ग्लास एंड न्यूट्रल ग्लास। टाइप 1 ग्लास को, ये जो टाइप 1 2 3 और 4 कहना चाहिए NP को, न्यूट्रल पर्पस ग्लास, ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं कि टाइप 2 कौन सा ग्लास है। मोस्टली 2 वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो है। टाइप 1 आपका बोरोसिलिकेट ग्लास है, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास है, टाइप 4 नेचुरल पर्पस, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, कलर्ड ग्लास एंड न्यूट्रल ग्लासेस। ये अलग अलग तरीके के ग्लास है जिनको पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। टाइप 1 आपका बोरोसिलिकेट ग्लास, प्रोड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द सोडियम ऑक्साइड बाय बोरिक ऑक्साइड एंड सम लाइम बाय एल्यूमिना इन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ग्लास। ये फर्स्ट टाइप के ग्लास को सोडियम ऑक्साइड की जगह बोरिक ऑक्साइड मिलाकर बनाया जाता है और लाइमस्टोन की जगह एल्यूमिना को मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका बढ़ जाता है, लंबे समय तक टेम्परेचर को झेल पाते हैं, केमिकल सब्सटेंस के लिए रेजिस्टेंट होते हैं
और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेंसिटिव मटेरियल्स को भी इनमें फील किया जा सकता है, जैसे कि पेरेंट्रल्स और ब्लड प्रोडक्ट्स। एम्प्यूल्स और वायल्स होते हैं वो मोस्टली टाइप 1 ग्लास के ही बनाए जाते हैं। एम्प्यूल्स वायल्स इंजेक्शन सीरिंज से प्रोडक्ट को लेने के लिए बनाया जाता है, पतले टाइप का, मोटा भी होता है। टाइप 2 है आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। इट इज़ मेड फ्रॉम कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास दैट हैज़ बीन डी एल्कलाइज्ड और ट्रीटेड टू रिमूव द सरफेस एल्कली। इस टाइप के ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास को डी एल्कलाइज्ड करके सरफेस एल्कली को रिमूव किया जाता है। द डी एल्कलाइजिंग प्रोसेस इज़ नोन एज सल्फर ट्रीटमेंट। सल्फर के साथ ट्रीट करने से ये सोडा लाइम ग्लास जो है वो डी एल्कलाइज्ड हो जाता है। Sulfur treatment neutralizes the alkaline oxides on the surface, rendering the glass more chemically resistant. ये सल्फर ट्रीटमेंट की वजह से जो एल्केली ऑक्साइड्स होते हैं वो सरफेस से रिमूव हो जाते हैं और ग्लास केमिकली रेजिस्ट हो जाता है, इसलिए इसको ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कहा जाता है। हायर केमिकल रेजिस्टेंस बट नॉट एज मच एज टाइप 1। ये केमिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं बट टाइप 1 जितने रेजिस्टेंट नहीं हो पाते, काफ़ी सस्ते होते हैं टाइप 1 के कंपैरिजन में। ये एक्सेप्टेबल होते हैं फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट ब्लड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्टेबल इनको किया जाता है टाइप 2 को, लेकिन ब्लड प्रोडक्ट को इसमें नहीं रखा जाता। एक्वस फार्मास्यूटिकल पीएच इसका लेस देन 7 होना चाहिए। देन थर्ड टाइप ऑफ ग्लास है आपका सोडा लाइम ग्लास। ऑर्डिनरीली ग्लास प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन एंड इज जनरली रिफर्ड टू एज सोडा लाइम ग्लास। इन तब तरीकों से मिलाकर बनाने के कारण इसको सोडा लाइम ग्लास कहा जाता है, जिसमें सोडा ऐश और लाइमस्टोन मिला होता है। ग्लास कंटेनर्स आर अनट्रीटेड एंड मेड ऑफ कमर्शियल सोडा लाइम ग्लास ऑफ एवरेज और बेटर देन एवरेज केमिकल रेजिस्टेंस। ये जो कंटेनर होते हैं ये अनट्रीटेड होते हैं, इनको बेटर बनाने के लिए ये सब किया जाता है। एवरेज केमिकल रेजिस्टेंस इनमें होता है। चीप क्वालिटी के होते हैं ये, लेकिन एल्केली प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं होते क्योंकि इनमें लीचिंग की प्रॉपर्टी होती है। लीचिंग का मतलब ग्लास से कुछ मटेरियल रिलीज होकर आपके प्रोडक्ट में मिक्स हो जाएंगे एल्केली प्रोडक्ट में। एवरेज और स्लाइड बेटर देन एवरेज रेजिस्टेंस एंड इज सूटेबल फॉर नॉन एक्वस पेरेंट्रल्स। ऐसे पेरेंट्रल्स जो ऑयली पेरेंट्रल्स हैं, ऑयली प्रोडक्ट में मिले हुए हैं, एक्वस प्रोडक्ट ना हो, उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और नॉन पेरेंट्रल प्रोडक्ट में जैसे कि सस्पेंशन, इमल्शन जिनको ओरली हम लेते हैं, उन सब तरीक़ों के लिए ये सोडा लाइम ग्लास हम यूज़ करते हैं। टाइप 3 ग्लास आर नॉर्मली ड्राई स्टरलाइज्ड बिफोर बीइंग फिल्ड। इनको पहले स्टरलाइज कर लिया जाता है ग्लास बॉटल को, देन इसमें फिर लिक्विड को फिल किया जाता है। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास क्या होते हैं? इट इज़ अ जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास यूज्ड फॉर ओरल एंड टॉपिकल प्रिपरेशंस। इट हैज़ लोएस्ट हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस, सुटेबल फॉर सॉलिड प्रोडक्ट, सम लिक्विड, सम सेमी सॉलिड, बट नॉट फॉर पेरेंट्रल। ये जो फोर्थ टाइप के ग्लास होते हैं, सॉलिड प्रोडक्ट को, पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट को ही फील करने के लिए इनको लिए यूज़ किया जाता है। सम ऑफ द टाइम लिक्विड और सेमी लिक्विड भी भर सकते हैं, सेमी सॉलिड भी, लेकिन पेरेंट्रल्स इसमें फील नहीं किया जाता। देन है आपका कलर्ड ग्लास। 4 टाइप्स के ग्लास के अलावा 2 और ग्लास है। कलर्ड ग्लास, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ ग्लास। मेटल ऐड करने से उसका कलर चेंज होता है। लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट को बनाने के लिए एम्बर्ड कलर ग्लास बनाए जाते हैं जो यूवी रेस को रोक देते हैं। Colored glass not be used for parental preparations because it becomes difficult to check clarity in such preparation. Difficult to check clarity का मतलब, अगर ये एम्प्यूल है आपकी, एम्प्यूल को ये वाइट और ब्लैक 2 सरफेस से ऐसे गुजारा जाता है लाइट ऑन करके, तो जब इसको पास किया जाता है तो अगर इसमें कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो लाइट में ब्लैक और वाइट बैकग्राउंड में दिख जाते हैं। इसको लाइट टेस्ट कहा जाता है पेरेंट्रल का, जिसको चेक किया जाता है लीकेज प्रूफ या कोई डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं है। ये चीज़ें अगर एम्बर्ड कलर्ड ग्लास होगा, ब्राउन कलर का ग्लास होगा, तो चेक करना मुश्किल होगा, इसलिए लिक्विड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपेरेंट वाइट कलर के ग्लास में फिल किया जाता है। न्यूट्रल ग्लास, it is another commercial variety of glass available in between soda lime glass and borosilicate glass. टाइप 1 और 2 के बीच में आने वाला, 3 के बीच में आने वाला न्यूट्रल ग्लास होता है। एल्केली को रेजिस्ट करता है। वीदरिंग रिस्पॉन्स यानी वेदर की वजह से जो होने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको रेजिस्ट करता है। वेदरिंग रिस्पॉन्स, ऑटोक्लेव में आसानी से चले जाते हैं। ऑटोक्लेव का मतलब होता है प्रेशर कुकर।
प्रेशर कुकर के अंदर भाप जो निकलती है उससे माइक्रोब्स को किल किया जाता है। तो अगर ग्लास की बोतल में आपकी ड्रग रखी हुई है और उसको प्रेशर कुकर के अंदर रख देंगे जिससे भाप बनेगी, वो भाप आपके बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है और आपकी ग्लास बॉटल फूटती नहीं है। ऑटोक्लेव उसी टाइप का दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो फार्मेसी में यूज़ किया जाता है। वर्किंग प्रेशर कुकर जैसे ही है, प्रेशर की वजह से अंदर भाप निकलती है जो माइक्रोब्स को किल करती है। It is used for the manufacture of multi-dose vials and transfusion bottles. बहुत सारे मल्टी डोज वायल्स बनाने के लिए, ट्रांसफ्यूजन बॉटल के लिए न्यूट्रल ग्लास का उपयोग किया जाता है। अब ये पैकेजिंग के टाइप देखो, किस किस टाइप के अकॉर्डिंग जो ग्लास का मटेरियल है यूज़ करते हैं। एम्प्यूल के लिए टाइप 1, 2, 3 जिसमें कि एक्वस, नॉन एक्वस इंजेक्टेबल्स भरे जाते हैं। वायल्स बनाने के लिए जो ग्लास यूज़ किया जाता है टाइप 1, 2, 3, 4 चारों टाइप का। एक्वस टाइप 1 के लिए जिसका पीएच जो है किसी भी का हो 7 से कम पीएच के लिए टाइप 2, नॉन एक्वस टाइप 3 एंड ड्राई पाउडर के लिए टाइप 4 ग्लास यूज़ किया जाता है। ये वाला जो आपका स्लाइड है वो भी इम्पॉर्टेंट है। बॉटल और जार के लिए टाइप 4 ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, टैबलेट, कैप्सूल, ओरल, सस्पेंशन, इमल्शन बनाने के लिए। इसमें टाइप 1 ब्लड प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रॉपर वाली जो बॉटल होती है उसमें टाइप 4 ग्लास यूज़ किया जाता है और एरोसॉल कंटेनर के लिए टाइप 1 यूज़ किया जाता है। ग्लास मटेरियल आपका सही बना है या नहीं उसको टेस्ट करने का क्या प्रोसेस है। यूएसपी और आईपी में बताया था आपको, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया और आईपी इज़ इंडियन फार्माकोपिया। It provides 2 tests to determine the chemical resistance of glass container: surface hydrolytic resistance and test for hydrolytic resistance of powder glass. Hydrolytic resistance का मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर जो अपन जानते हैं उस प्रेशर को आपका ग्लास सह पा रहा है कि नहीं, एंड हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस ऑफ पाउडर्ड ग्लास, जो पाउडर से बने हुए ग्लास हैं वो हाइड्रोलिक प्रेशर को झेल पा रहे हैं कि नहीं, इसको चेक करने के लिए ग्लास फॉर टेस्ट मटेरियल होता है। नाउ अब है पैकेजिंग प्लास्टिक मटेरियल। पहला मटेरियल हमने देखा ग्लास, दूसरा हमारा पैकेजिंग मटेरियल है प्लास्टिक। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स, प्लास्टिक रिप्रेजेंट्स a wide range of solid composite materials which are largely organic, usually based upon synthetic resins upon modified polymers of natural origin and processing available mechanical strength at a suitable stage in their manufacturing. Most plastics can be cast, molded or polymerized directly into shape. ये जो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं नेचुरल पॉलीमर्स को ही लैब में प्रोसेस करके सिंथेटिकली पॉलीमर्स बनाए जाते हैं जिसको हम प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक में बायोडिग्रेडेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए गवर्नमेंट और सारे लोग परेशान हैं कि प्लास्टिक को कैसे ओवरकम किया जा सके, कैसे रिप्लेस किया जा सके। सम ऑफ द टाइम इसको रिप्लेस किया भी जाता है ग्लास से, पेपर से, दूसरी चीज़ों से, लेकिन प्लास्टिक हल्का होता है, चीप होता है, सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है, इसलिए को कंप्लीटली बैन नहीं किया जा सकता। इसको किसी भी शेप आकार में आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, पकड़ना, ट्रैवलिंग आसान है, कॉस्टिंग कम हो जाती है, गिरने से टूटता नहीं है, सब इसके एडवांटेज है। प्लास्टिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक का मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी हो। They are often softened to viscous fluid which hardens again on cooling, resistant to breakage, cheap to produce. Providing the right plastic are chosen will provide the necessary protection of the product in an attractive container. Examples are polyethylene, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट। इस टाइप के थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं काफ़ी लचीले प्रकार के होते हैं, इनको किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, रेजिस्टेंट होते हैं ब्रेकेज से और सस्ते होते हैं। एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं, पॉलीथिलीन, पीवीसी, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। थर्मोसेटिंग जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं बट डू नॉट, ये पर लिक्विड नहीं हो पाते गर्म करने पर। सच मटेरियल परमानेंट क्रॉस लिंक्स बिटवीन द लाइनर चेन्स, इनको तोड़ना या दूसरे शेप में ढालना बहुत कठिन होता है, एक बार भरने के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। लो प्लास्टिक फ्लो होता है, जैसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलेनिन फॉर्मेल्डिहाइड, इस टाइप के प्रोडक्ट जो है वो थर्मोसेटिंग टाइप ऑफ प्लास्टिक में आते हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल: लो इन कॉस्ट होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं,
प्लीजेंट टू टच होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है इनका जो प्राइस हमको लगता है वो काफ़ी कम हो जाता है, लाइट होते हैं वेट में, ड्यूरेबल होते हैं, टिकते हैं ज़्यादा समय तक, प्लीजेंट टू टच होते हैं, आसानी से टच किया जा सकता है, प्रोडक्ट के डिस्पेंस करना आसान हो जाता है, ओडर लेस होते हैं, किसी भी प्रकार की ओडर इनमें नहीं आती, इनर्ट होते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करते, टूटते नहीं हैं, लीक नहीं होते, शेप इनका काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, सक बैक फीचर्स इनका इनमें होता है जो प्रोडक्ट के डोज को डिटरमाइन करते हैं, प्रिवेंट द प्रोडक्ट डोज, डोज का मतलब आसानी से लेना और रिमूव करना आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी आसान होता है, कंडक्टिविटी इनकी हीट की कम होती है, छूने पर गर्म नहीं होते, रेजिस्टेंट होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल के लिए, और इनकी प्रोटेक्शन पावर जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। सो दीज आर द सेवरल एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। देन अब है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल के डिसएडवांटेज क्या हैं? Plastic appears to have certain advantages like interaction, absorption, adsorption, lightness and hence poorly physically stability। ये जो प्लास्टिक होते हैं इनके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे कि इनका इंटरेक्शन दूसरे प्रोडक्ट के साथ हो सकता है, अब्जॉर्प्शन जो है ये प्रोडक्ट का हो सकता है, लाइट इसमें अब्जॉर्ब की जा सकती है लाइट कंटेनर में, फिज़िकल स्टेबिलिटी जो होती है इनकी काफ़ी पुअर होती है, यानी फिज़िकल स्टेबिलिटी वैसे तो गिरने से टूटते नहीं हैं लेकिन फट जरूर जाते हैं अगर कंटेनर के साथ ये हो तो। दे आर ऑल परमिएबल टू सम डिग्री to moisture, oxygen, carbon dioxide, etc. and most exhibit electrostatic attraction, allow penetration of light rays unless pigmented black etc. ये परमिएबल होते हैं सम डिग्री ऑफ मॉइस्चर और ऑक्सीजन के लिए, यानी इनको कम्प्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि इसमें किसी प्रकार का मॉइस्चर नहीं आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है जिसकी वजह से लाइट रेज एंटर कर जाती है और हमारे प्रोडक्ट को डिग्रेड कर सकती है। अदर निगेटिव फीचर्स इसमें क्या हैं? स्ट्रेस क्रैकिंग, यानी कहीं पर से आप इसको मोड़ेंगे तो वहाँ पर क्रैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। डेंसिटी जो होती है पॉलीथीन की कम होती है जिसकी वजह से क्रैकिंग हो सकता है और जो हमारे वॉलेटाइल ऑयल ये सब अगर उसमें है तो वो बाहर आ सकते हैं। पैनलिंग और कैविटेशन, कंटेनर इनवर्ड डिस्टॉर्शन और पार्शियल कोलैप्स ओविंग टू एड्सॉर्प्शन कॉजिंग स्वेलिंग ऑफ द प्लास्टिक, डिम्पलिंग फ्लोइंग अ स्टीम ऑटोक्लेविंग ऑपरेशन। ऑटोक्लेव करते समय या किसी प्रकार के प्रोडक्ट की पैनलिंग करते समय इसमें अंदर की तरफ अगर पार्शियल कोलैप्स हो जाए तो एड्सॉर्प्शन के कारण स्वेलिंग हो सकती है प्लास्टिक की, जिसके कारण ये स्टीम एंटर कर सकती है। क्रेजिंग, a surface reticulation which can occur particularly with the polystyrene and chemical substance। ये हमें क्या बोल रहा है? सरफेस रेटिकुलेशन का मतलब ये होता है जैसे केमिकल सब्सटेंस अगर कोई भी है, आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट विच कॉज द क्रेजिंग एंड अल्टीमेट रीच ऑफ टोटल एम्बिटमेंट एंड डिस्टेंशन, कोई भी प्रकार का केमिकल इसमें मिला हुआ है तो वो हमारे प्रोडक्ट को डिग्रेड सम ऑफ द टाइम कर सकता है अगर हमारा प्लास्टिक पॉलीस्टीरीन टाइप का है। पुअर की ऑफ ट्रीटमेंट प्रिंट, पुअर की ऑफ प्रिंट, अगर हमारे प्लास्टिक के ऊपर प्रिंट जैसे पहला ओलिफिन्स की जो प्लास्टिक है उसमें इंक जो है वो फैल सकती है। एडिटिव्स दैट माइट टू द सरफेस ऑफ प्लास्टिक में कॉज प्रिंटिंग प्रॉब्लम, और दूसरे जो एडिटिव्स हैं अगर वो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट होंगे तो हमारे प्रोडक्ट को डिग्रेड वो कर सकते हैं। पुअर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, बोथ पॉलीस्टीरीन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक हैव पुअर रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। दे कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द इंक्लूजन ऑफ इम्पैक्ट मॉडिफायर्स सच एज रबर इन केस ऑफ पॉलीस्टायरीन एंड मिथाइल मेथैक्रिलेट बुटाडाइन स्टायरीन फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। जब अगर आपका प्लास्टिक रेजिस्टेंट कम हो
तो उसको रेजिस्टेंट बनाने के लिए कुछ तरीके यूज़ किए जाते हैं, जैसे रबर की कोटिंग कर दी जाती है अंदर, या मिथाइल मेथैक्रिलेट को कोट कर दिया जाता है, तो हमारा प्लास्टिक काफ़ी अच्छा हो जाता है। कुछ प्लास्टिक के एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पर दिए हुए हैं। पॉलीइथिलीन जो होता है, इसमें हाई और लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन आते हैं। जो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन होते हैं इनको प्रिफ़र किया जाता है प्लास्टिक के लिए स्क्वीज़ बॉटल, जो पानी पीने की बॉटल अगर अपन ने देखें स्क्वीज़ करके मोड़ के फेंक देते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? ईज़ ऑफ प्रोसेसिंग, बैरियर टू मॉइस्चर, स्ट्रेंथ, टफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, ईज़ ऑफ सीलिंग। ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है हमारे प्लास्टिक की जो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन के बने होते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन क्या होते हैं? लेस परमिएबल टू गैस, मोर रेजिस्टेंट टू ऑयल, केमिकल एंड सॉल्वेंट। गैस और दूसरे प्रोडक्ट इनमें एंटर नहीं कर पाते। प्रॉपर्टी इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, टफ होते हैं, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स होते हैं। वाइडली यूज्ड इन बॉटल्स फॉर द सॉलिड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ड्रॉबैक क्या है? स्ट्रेस क्रैकिंग के चांसेस हो सकते हैं अगर सरफेक्टेंट या मिनरल ऑयल इनमें भरा हुआ है तो। पॉलीप्रोपाइलिन गुड रेजिस्टेंट होते हैं, क्रैकिंग नहीं आती इनमें। रेजिस्टेंट टू हीट स्टरलाइजेशन, हीट के लिए भी स्टरलाइजेशन में स्टेबल रहते हैं। कलरलेस, ओडरलेस, अपने किसी भी कलर को प्रोडक्ट में मिक्स नहीं करते, ट्रांसपेरेंट जैसे दिखते हैं। एक्सीलेंट टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है, हाई टेम्परेचर को ये सहन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एसिड और एल्कली के लिए होता है इनमें, वाटर वेपर एंटर नहीं कर पाता। गैस के लिए परमिएबिलिटी जो होती है वो इंटरमीडिएट होती है, पॉलीइथिलीन और पीवीसी के बीच के होते हैं ये। सुटेबल फॉर यूज़ इन क्लोजर, टैबलेट कंटेनर एंड इंट्रावीनस बॉटल्स। ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये सुटेबल होते हैं क्लोजर कंटेनर और इंट्रावीनस बॉटल बनाने के लिए। देन पॉलीविनाइल क्लोराइड वर्सेटाइल होते हैं, ईज ऑफ ब्लेंड होते हैं, स्ट्रेंथ, टफनेस, रेजिस्टेंट टू ग्रीस ऑयल, रेजिस्टेंस एंड केमिकल क्लैरिटी। ये इतनी सारी इनमें प्रॉपर्टीज़ होती है, आसानी से किसी भी इन्वायरमेंटल चीज़ को ये रोक सकते हैं, प्रोडक्ट को बचा के रखते हैं। रिजिड प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंट्रावीनस बैग इन्हीं की बनाई जाती है। ड्रॉबैक क्या है? इम्पैक्ट रेजिस्टेंट इनका काफ़ी कम होता है, जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है इलास्टोमर मिलाकर, बट इंक्रीज इट्स परमिएबिलिटी, लेकिन इनकी परमिएबिलिटी बढ़ने से ऑक्सीजन वगैरह इनमें एंटर कर सकती है। पॉलीविनाइलिडिन क्लोराइड एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर के लिए, वाटर वेपर के लिए, यूवी रेस के लिए, किसी भी प्रकार की सुगंध के लिए, एसिड एल्केली के लिए। सॉल्ट सोल्यूशन नहीं एंटर करता, ऑर्गेनिक वाटर नहीं जाता, हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को रोकते हैं। ये इतने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, जैसे डिटर्जेंट, वेटिंग एजेंट, किसी भी प्रोडक्ट को ये अंदर आने नहीं देते। थर्मोफॉर्म एबिलिटी इनकी होती है, थर्मोफॉर्म यानी टेम्परेचर को सहन कर पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। कोटिंग वेट कैन, हाँ क्या बोल रहे हो? हेलो, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, ठीक है अपन प्रोसेस करते हैं। आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मेडिकल ग्रेड और नॉन टॉक्सिक प्रकार के प्लास्टिक इन्हीं से ही बनाए जाते हैं। हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है इनकी। एस्थेटिक प्रोडक्ट इनसे बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस भी बढ़ता है। पॉलीस्टायरीन जो होते हैं वर्सेटाइल होते हैं, इंसुलेशन प्रॉपर्टी होती है, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी होती है। आसानी से इनको फॉर्म में यानी स्टायरोफॉर्म जिनको कहते हैं, इन्हें प्रिपरेशन आसान होता है। जार बनाने के लिए, ऑइंटमेंट क्रीम के लिए, लो वाटर कंटेंट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ड्रॉबैक क्या है इनका? केमिकल्स लाइक आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट प्रोड्यूस क्रेजिंग, दैट इज़ फाइन नेटवर्क ऑफ सरफेस क्रैक्स, सरफेस पे आपको ऐसे फटा सा दिखने लगेगा। फॉलोड बाय वीकनिंग एंड इवेंचुअली कोलैप्सिबल ऑफ द कंटेनर, जिसकी वजह से कंटेनर के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ये इस टाइप के कुछ डायग्राम्स हैं प्लास्टिक के, जैसे प्लास्टिक बॉटल, पीपी, एचडीपी बॉटल, पीएस बॉटल, ग्रेड हैं अलग अलग बॉटल्स के। प्लास्टिक के जो पाउच बनाए जाते हैं, एनपीईटी एंड स्प्रे पीपी। प्रोडक्ट और प्लास्टिक के इंट्रैक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है? परमिएशन, यानी बाहर के कोई एनवायरनमेंट का मॉइस्चर अंदर आ सकता है। लीचिंग, उसके प्लास्टिक रिलीज होके प्रोडक्ट में मिल सकते हैं। सॉर्प्शन, यानी सोख, जो प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक उसको सोख कर सकता है। केमिकल रिएक्शन, दो प्रकार के केमिकल होने की वजह से प्लास्टिक रिएक्ट कर सकता है। अल्ट्रेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक एंड प्रोडक्ट, अगर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई अल्ट्रेशन होता है तो डिग्रेडेशन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, क्या क्या चीज़ें मिली होती है? मोनोमर रेसिड्यूज, कैटलिस्ट, एसिलेटर्स, सॉल्वेंट्स, एक्सटेंडर्स, फिलर्स, स्लीप एडिटिव्स, एंटी स्लीप एडिटिव्स, एंटी स्टैटिक एजेंट्स, एंटी ब्लॉकिंग एंड रिलीज एजेंट्स। क्या क्या होते हैं ये? मोनोमर, यानी मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं, छोटे छोटे अणु बन के। कैटलिस्ट, जो प्लास्टिक के केस प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के समय इन कैटलिस्ट को मिला के प्रोसेस को फास्ट किया जाता है। एसिलरेटर्स, जो क्रिया को इंक्रीज करें। सॉल्वेंट उसमें मिक्स किए जाते होंगे। एक्सटेंडर्स, जो प्रोसेस को एक्सटेंड करें। फिलर्स का मतलब जो होपर से बहते समय उनके लुब्रिकेशन यानी अटकने ना दें कहीं। स्लीप एडिटिव्स, जो आसानी से उनमें मिक्स किया जा सके। एंटी स्लीप एडिटिव्स, जो उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम इसमें मिक्स करते हैं। ब्लॉकिंग एजेंट, जो बाहर से आने वाले मॉइस्चर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन दे उनको। और रिलीज एजेंट्स, जो किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को उनमें रिलीज होने में आसानी हो, यानी बॉटल से बाहर आने में। अब है हमारे पास मेटलिक टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। हमने ग्लास और प्लास्टिक दो टाइप के मटेरियल्स देखे हैं अभी। अब है मेटलिक टाइप ऑफ मटेरियल, जिसमें टीन, एल्यूमिनियम, लेड और लाइनिंग्स आती हैं। मेटल कंटेनर्स जो होते हैं मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए या नॉन पेरेंटल मटेरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओपेक, इम्परमिएबल टू मॉइस्चर गैस होते हैं, लाइट बैक्टीरिया और शटर प्रूफ होते हैं। पैकेजिंग के लिए प्रेशराइज यानी एरोसॉल पैकेजिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रेजिस्टेंट होते हैं लो और हाई टेम्परेचर के लिए ये। इसमें ट्यूब पैक, मेड फ्रॉम फॉयल और ब्लिस्टर, एरोसॉल, ये सब ग्लास सिलेंडर इन्हीं के बने होते हैं। देन एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, मेटल जो होते हैं वो चॉइस ऑफ द मटेरियल होते हैं फॉर पैकेजिंग एंड सेकेंडरी मटेरियल के लिए, पैकेजिंग के लिए। एक्सीलेंट टेम्पर प्रूफ जो कंटेनर होते हैं वो मेटल के ही बने होते हैं। एल्यूमिनियम जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट और केमिकल के लिए बैरियर का काम करता है। इम्परमिएबल होते हैं ये किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट के लिए, इनकी थिकनेस से भी डिपेंड करता है। जो सबसे थिक एल्यूमिनियम होता है वो रिजिड कंटेनर बनाने के लिए, एरोसॉल के लिए यूज़ करते हैं। एरोसॉल यानी जो आप डिओ वाली बॉटल यूज़ करते हैं ना, स्प्रे वाली, उनको एरोसॉल कहते हैं। इंटरमीडिएट थिकनेस के लिए हम मैकेनिकल इंटीग्रिटी यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट होता है ये पैक के लिए, कैपेबल ऑफ बीइंग रिफॉर्म्ड एंड रिजनेबल फोर्स, आसानी से मोड़ के किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोलैप्सिबल ट्यूब्स जो होती है, और सबसे थीन एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम फॉयल वगैरह बनाने के लिए, लैमिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इनके? मेजर डिसएडवांटेज इज इट्स रिएक्टिविटी इन रॉ स्टेट, ये रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से कोरोजन या जंग लग सकता है। इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है? हमारे एल्यूमिनियम फॉयल को इपॉक्साइड विनाइल फिनोलिक रेजिन से अंदर के सब कवर चढ़ा के उनको बचाया जा सकता है। They are work hardening like collapsible tubes are made by impact extrusion which can extend to make aluminum less flexible. इनकी वजह से हमारे प्रोडक्ट जो कोलैप्सिबल ट्यूब है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इनको ओवरकम करने के लिए रीस्टोर्ड बाय एनीलिंग स्टेज, यानी एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है फॉयल से,
तो ये इनमें ये डिसएडवांटेज दूर हो जाता है। टीन अब दूसरा मेटल है। टीन कंटेनर्स आर प्रिफर्ड फॉर फूड, फार्मास्यूटिकल्स एंड एनी प्रोडक्ट फॉर विच प्योरिटी इज कंसिडर्ड। जैसे हमारे तेल वेल के टीपे आते हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल में दूसरे बेटाडीन का बड़े कंटेनर, बेटाडीन नहीं दूसरे और चीज़ों के कंटेनर आते हैं, वो टीन के बने होते हैं। मोस्ट केमिकली इनर्ट कोलैप्सिबल मेटल के बने होते हैं। लेड, ये लोएस्ट कॉस्ट होता है, इनमें ट्यूब बनाए जाते हैं लेड के। नॉन फूड प्रोडक्ट्स, इनमें एडहेसिव इंक को, पेंट को फील करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेवर बी यूज्ड अलोन फॉर एनीथिंग टेकन इंटरनली बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ लेड पॉइजन। कुछ भी खाने पीने की चीज़ लेड के कंटेनर में नहीं रखते क्योंकि ये टॉक्सिक कॉज होते हैं। इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो क्लोराइड टूथपेस्ट वगैरह में लगाई जाती है। लाइनिंग्स, इफ़ द प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्पेटिबल। लाइनिंग का मतलब अंदर किसी भी चीज़ की परत चढ़ाना, उसको हम लाइनिंग कहते हैं। वैक्स वगैरह की लाइनिंग रेजिन सोल्यूशन में स्प्रे किया जाता है। इपॉक्सी लाइनिंग को 25% मोर देन ट्यूब कोटेड में किया जाता है। मोस्ट ऑफन यूज़ विथ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट। जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उनको बचाने के लिए वैक्स की लाइनिंग की जाती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, एल्यूमिनियम ट्यूब्स वगैरह के अंदर, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन अच्छी हो हमारे प्रोडक्ट की। देन है हमारा रबर। रबर भी एक टाइप का पैकेजिंग मटेरियल है। एक्सीलेंट मटेरियल फॉर फॉर्मिंग द सील यूज्ड टू फॉर्म क्लोजर सच एज बंग्स फॉर वायल्स और सिमिलर एप्लीकेशन सच एज गास्केट्स इन एरोसॉल कैंस। ये जो रबर होते हैं बहुत ही अच्छे मटेरियल पैकेजिंग का काम करते हैं। इसको कैटेगरीज में नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके से इनको बनाया जाता है ये रबर्स को। मल्टीपल यूज़ के लिए क्लोज़र यूज़ किए जाते हैं। इंजेक्टेबल प्रोडक्ट, रबर रीसील्स, जैसे इंजेक्शन वगैरह को इसमें पर्स करके सोल्यूशन बाहर निकालते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इनके? इट डजेंट वेल टॉलरेट मल्टीपल ऑटोक्लेविंग, बिकमिंग ब्रिकल्ट एंड लीड्स टू रिलेटिवली डिग्री ऑफ एक्सट्रैक्टेबल मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ एडिटिव। ऑटोक्लेविंग करते समय यानी प्रेशर वगैरह के समय इनमें प्रॉपरली माइक्रोबियल अटैक को ये रोक नहीं पाते, अच्छे से स्टरलाइज नहीं होता प्रोडक्ट। रिस्क ऑफ प्रोडक्ट अब्जॉर्बिंग इन रबर, यानी ये प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब करने की इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। सर्टेन डिग्री ऑफ मॉइस्चर और गैस परमिएशन भी इनसे पास हो सकता है रबर ट्यूबिंग से। सिंथेटिक रबर जो होते हैं कुछ एडिटिव्स मिले होते हैं इनमें जो एक्सट्रैक्टेबल होते हैं, लेकिन ये सॉर्प्शन इनमें काफ़ी कम होता है, प्रोडक्ट को बहुत कम इफेक्ट करते हैं। दे आर लेस सुटेबल फॉर रिपीटेड इंसर्शन ऑफ निडल। निडल को इस सिंथेटिक रबर में पर्स करने के लिए बनाया नहीं जाता। स्मॉल पार्टिकल होते हैं रबर के, ये इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन, ब्यूटाइल, ब्रोमो ब्यूटाइल और क्लोरोब्यूटाइल। सिलिकॉन जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। डोज एक्सपीरियंस परमेबिलिटी टू मॉइस्चर एंड गैस, लेकिन मॉइस्चर और गैस का ये एंटर इनमें हो सकता है। सॉफ्टर रबर्स एक्सपीरियंस लेस कोरिंग एंड रीसील बेटर। हार्डर रबर्स आर ईजियर टू प्रोसेस ऑन हाई स्पीड पैकेजिंग लाइनर। जो सॉफ्ट रबर होते हैं इनको रीसील किया जा सकता है आसानी से, लेकिन हार्ड रबर जो होते हैं उनको हाई स्पीड के पैकेजिंग लाइंस की ज़रूरत होती है। क्लोजर्स, अभी ये था रबर, अब रबर से क्लोजर बनाए जाते हैं। बाय मीन्स क्लोजर्स आर द डिवाइसेस बाय मीन्स ऑफ विच कंटेनर्स कैन बी ओपनड और क्लोज। इसकी वजह से हम कंटेनर को ओपन और क्लोज करते हैं क्लोजर की वजह से। प्रॉपर क्लोजिंग की ज़रूरत क्यों होती है? मटेरियल को गिरने से बचाते हैं, कंटामिनेशन से बचाते हैं, डिटेरियोरेशन से बचाते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर होने नहीं देते। मटेरियल फॉर क्लोजर के लिए हम कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं? कॉर्क का, ग्लास का, प्लास्टिक, मेटल और रबर, इतने तरीके के मटेरियल को हम क्लोजर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सिंबल यूज्ड ऑन पैकेजिंग एंड लेबल्स, जैसे फ्रेजाइल अगर टूटने वाला कोई मटेरियल है तो पहला डायग्राम, ऊपर के साइड से खोलना है तो ऐसे एरो का डायग्राम, अवे फ्रॉम सनलाइट के लिए थर्ड डायग्राम,
वाटर से बचाने के लिए 4th डायग्राम, अगर कोई पॉइजन है तो 5th डायग्राम, 6th में इन्फ्लामेबल सब्सटेंस अगर रखी है और रिसाइकल इसको किया जाना है तो वो 6th डायग्राम। एक लास्ट अपना इसी में छोटा सा टॉपिक है एरोसॉल का, कि जो स्प्रे वगैरह वाली बॉटल होती है तो उसको पैक करने के लिए कैसे एरोसॉल कंटेनर बनाए जाते हैं। एरोसॉल का मतलब ये है कि जो स्प्रे के थ्रू बाहर निकले, डिस्पेंसिंग क्रिएट्स एन एरोसॉल मिस्ट, लिक्विड पार्टिकल्स प्रेशर के साथ बाहर निकलते हैं। प्रोपेलेंट होने की वजह से, ये प्रोपेलेंट एक प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से उसमें प्रेशर क्रिएट होता है। वॉल से ओपन होके जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो एक होल से एरोसॉल और मिस्ट बाहर निकलती है। डेफिनेशन क्या है एरोसॉल की? It is a disperse phase system in which very fine solid particles or liquid droplets get dispersed in the propellant gas में which acts as a continuous phase। यानी जो हमारा ड्रग है वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स बन के बाहर निकलता है जो गैस में मिला होता है, जिसको हम एरोसॉल बोलते हैं। एरोसॉल कंटेनर्स जो होते हैं ये प्रेशर को 140 से 180 psig यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच झेल सकते हैं और टेम्परेचर को 130 फ़ारेनहाइट तक। मेटल और ग्लास जनरली यूज़ किया जाता है एरोसॉल कंटेनर्स के लिए, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है ग्लास जो है वो टूट जाते हैं, तो मेटल ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इनका चॉइस जो है वो प्रेशर पर डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर और पीएच ये सहन कर सकते हैं। 3 तरीके के एरोसॉल कंटेनर होते हैं, मेटल, ग्लास और प्लास्टिक। जो मेटल है वो टीन स्टील का बना होता है। जैसे स्टील अभी हमने टीन के बारे में पढ़ा, तो टीन प्लेटेड स्टील जो होता है वो ड्यूरेबल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। इसके 2 टाइप हैं, 2 पीसेस कंटेनर बॉडी कंसिस्टिंग और ड्रॉइन सिलेंडर एंड हेल्ड इन अ प्लेस ऑफ डबल, यानी वही जो एरोसॉल के कंटेनर्स होते हैं, नीचे कंटेनर और ऊपर उनका प्रेशराइज्ड वाला वॉल्व लगा होता है। 3 पीस कंटेनर में एक चीज़ इसमें और ऐड हो जाती है, 1 इंच ओपनिंग इसमें जोड़ दी जाती है, जिसकी वजह से ये बाहर के कोरोजन और दूसरे प्रोडक्ट को आने से रोकते हैं अंदर। जैसे ओलियो रेजिन, फिनोलिक फिनाइल, इपॉक्सी कोटिंग्स वगैरह जो होते हैं ये कोटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। टॉपिकल एरोसॉल बनाने के लिए, टॉपिकल का मतलब स्किन के बाहर स्प्रे करने के लिए, मूव वगैरह की जो स्प्रे आती है वो इसी टीन, प्लास्टिक, स्टील की बनी होती है। एडवांटेज क्या है इसके? इनमें सोल्डरिंग यानी जोड़ना बनाना काफ़ी आसान होता है। कंटेनर जो होते हैं वो कोरोजन नहीं होने देते और फॉर्मुलेशंस को स्टोर करके रखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? इनकी कॉस्टिंग काफ़ी हाई होती है, स्मॉल साइज़ कंटेनर होते हैं, लीक जो होता है कंटेनर से वो हो सकता है, और कोरोजन जो होता है सम प्रिपरेशंस में कोरोजन या जंग लग सकती है। सेकंड, एल्यूमिनियम जो है मेटल में ये लाइट होते हैं काफ़ी, कोरोजन और मीटर डोज इन्हेलर यानी छोटे छोटे समय में इन्हेल करने वाली चीज़ों को टॉपिकल एरोसॉल के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू इनमें लीकेज की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इनकॉम्पेटिबिलिटी, कोरोजन नहीं होता। 10 ml से 1000 ml तक के प्रोडक्ट इसमें रखे जा सकते हैं। एडवांटेज क्या है इनके? ये मैन्युफैक्चर्ड एक्सट्रूजन के थ्रू बनाया जाता है, बहुत सीमलेसली बन जाते हैं ये, सेफ्टी इनमें काफ़ी अच्छी होती है और कोरोजन नहीं होता, लेकिन इनका कॉस्ट हाई होता है। देन स्टेनलेस स्टील में ये भी कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, किसी कोटिंग की ज़रूरत नहीं होती और अच्छे प्रेशर को झेल सकते हैं ये, लेकिन थोड़े महंगे होते हैं और इनको साइज़ में अलग अलग साइज़ में नहीं बनाया जा सकता। ग्लास, पहला हमने मेटल देखा एरोसॉल में, दूसरा ग्लास है, फिर थर्ड प्लास्टिक देखेंगे। ग्लास कंटेनर जो होता है वो टूटने की प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए कितना प्रेशर झेल सकता है 25 से कम इसमें झेलने की प्रॉपर्टी होती है। ग्लास कंटेनर को ब्रेकेज से बचाने के लिए कोटिंग भी की जाती है, इपॉक्सी विनाइल रेजिन की लाइनिंग लगाई जाती है, पीएच को मेंटेन किया जाता है और मीटर डोज इन्हेलर या टॉपिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है इनके? मेटल कंटेनर जो होते हैं वो लेस केमिकल कॉम्पेटिबल, ग्लास के साथ रिएक्शन कम होता है, कोरोजन नहीं होता, अलग अलग साइज़ में बनाया जा सकता है और एरोसॉल कंटेनर के लिए सुटेबल होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इनके? मैक्सिमम प्रेशर को ये नहीं झेल पाते, ब्रेक होने की इनमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और फोटो सेंसिटिव मटेरियल को इसमें नहीं रखा जा सकता। लास्ट प्लास्टिक है। प्लास्टिक के जो मटेरियल होते हैं ये एनवायरनमेंट, वेपर सबको सहन कर पाते हैं, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन को भी बचाने, सो इट में इंटरेक्ट विद द फॉर्मुलेशन। प्लास्टिक जो होते हैं वेपर अगर आसानी से घुस जाते हैं तो डिग्रेडेशन हो सकता है प्रोडक्ट का। सबसे अच्छा प्लास्टिक पीईटी कंटेनर होता है जो नॉन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को रखने के लिए यूज़ किया जाता है।
सस्ते होते हैं, डक्टाइल टूटते नहीं हैं, इजी टू मोल्ड कन्वर्ट हो जाते हैं किसी भी शेप में। इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्रग और प्लास्टिक में हो सकती है जिसकी वजह से ड्रग डिग्रेड हो जाते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अब क्या किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल के लिए हमें पैकेजिंग की ज़रूरत क्यों होती है, नेशनल अथॉरिटी और लीगल जो लेजिस्लेशन होते हैं वो सारे पैकेजिंग के मटेरियल को टेस्टिंग के बाद ही पास करते हैं। हाई क्वालिटी ड्रग के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू और इंटरनल सेफ्टी के लिए ये क्वालिटी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी पैकेजिंग बैड होगी तो प्रोडक्ट लीक हो सकता है, प्रोडक्ट लीक होने से आपको घाटा हो सकता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस GMP जो होता है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा और आपकी कंपनी या बनाने वाली कंपनी है उस पर कोई ना कोई चार्ज लग सकता है। सो इसकी प्रॉपर वैलिडेशन, क्वालिफिकेशन और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सैम्पलिंग की जाती है कि आपने जो लेबल लगाया है वो सही है कि नहीं, कंटेनर ठीक है कि नहीं, आपने उसमें कोई एडल्टीरेशन यानी मिलावट को चेक कर लिया है कि नहीं, सैंपल प्रोसीजर ये सारी चीज़ लिखी है कि नहीं, जिसको सैम्पलिंग कहते हैं। और टेस्टिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आप ये चेक करते हैं कि सबसे पहले आप विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, उसमें कोई प्रोडक्ट कोई किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है। देन उस पर टेस्ट लगाएंगे कि मटेरियल सही है, उसके डायमेंशन को चेक करेंगे, फिजिकल फॉर्म में चेक करेंगे, केमिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली कोई फंगल ग्रोथ तो नहीं है। इन सब चीज़ों को टेस्ट करने का पैरामीटर होता है जो सैम्पलिंग और टेस्टिंग पैकेजिंग मटेरियल के अंतर्गत आता है।